Yes, we are going to start today's lecture. In last lecture, we got the difference between classical mechanics and quantum mechanics. पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में जो डिफरेंसेस हैं उनको अपन देख रहे थे, और उसमें सबसे पहला जो डिफरेंस था, सबसे जो मेन जो डिफरेंस देखा था आपने, ये देखा था क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार किसी भी पार्टिकल से एमिटेड एनर्जी डिसकंटिन्यूस होती है, असतत होती है, डिस्क्रीट होती है। इसी फैक्ट को, इसी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं फिजिक्स में जिनके माध्यम से ये पता होता है कि तत्वों से, पिंडों से उत्सर्जित ऊर्जा जो होती है वो डिस्क्रीट होती है, क्वांटम में होती है। इस बात को बताने के लिए ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनका जिक्र अब इस चैप्टर में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले जितनी छोटी बातें आपको पता होंगी, जितने नैनो चीज़ें पता होंगी, जितनी छोटी चीज़ों को आप जानते हैं, उतना ही व्यक्ति बड़ा होता है। बड़े चीज़ों को जानने से बड़े नहीं होते कभी भी। जिस पर जितने छोटे माइक्रोस्कोपिक, नैनोस्कोपिक जो जानकारियाँ हैं वो व्यक्ति की बहुत वैल्यू होती है। तो उसी क्रम में आप ये समझ पाएंगे कि पहले अपन ये समझें पहले फेज में कि प्रकाश की स्टोरी क्या है। प्रकाश जो आप देखते हैं वो क्या है। प्रकाश को जानने के लिए सबसे पहले, बहुत ही नटसेल में अपन बात करते हुए, प्रकाश को जानने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी का नाम दिया, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। और वो प्रकाश के सघन माध्यम और विरल माध्यम में जो गति है, जो वेग है उसका, और उसमें बहुत विरोधाभास होने के कारण से वो तुरंत वहीं की वहीं फ्लॉप हो गया और सारी कमियां थी, वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। फिर 1675 के आसपास हाइगन की एक वेव ऑप्टिक्स थ्योरी आई, और उसके अनुसार हाइगन ने ये बताया कि जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश एक तरंग की तरह होता है, तरंग की भांति होता है। और इस बात की बहुत सफलता मिली इनको कि प्रकाश को तरंग का मानकर, तरंग की प्रकृति को बताकर इस बात की इन्होंने खूब पुष्टि की। जैसे प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं, आप जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण इत्यादि तरंगों पर आधारित इन सभी घटनाओं को हाइगन ने बहुत सक्सेसफुली समझाया। लेकिन प्रकाश की कुछ अन्य घटनाएं जो होती हैं, जैसे दो मुख्य घटना का मैं आपको जिक्र करूंगा यहाँ पर। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। ये दो घटना भी प्रकाश की होती है। इन दोनों घटनाओं को हाइगन का तरंग सिद्धांत समझाने में असफल रहा, फेलियर रहा। फिर लोगों को समझ में आई अब क्या करें। फिर मैक्सवेल बीच में आए। मैक्सवेल ने एक जो तरंग को जो बताया, मैक्सवेल ने हाइगन की थ्योरी को यस करते हुए उसको मैथमेटिकली डेकोरेट किया, उसको सजाया मैथमेटिकली। मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस दिए और उसने नाम दिया कि प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी उन्होंने, और इसको बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूफ किया, वेरिफिकेशन किया, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रकाश का वेग जो आप जानते हैं वैक्यूम में, हवा में लगभग 3 × 10⁸ मीटर अपन सेकेंड होता है। ये इन्हीं के कैलकुलेशन है मैक्सवेल के। तो मैक्सवेल ने हाइगन की थ्योरी को यस करते हुए ये सारी बातें आगे बढ़ाई, और उसने कहा तरंग सिद्धांत ही अब तक चला आ रहा था। अब तक मैक्सवेल तक अभी भी ये दोनों, या अब तक जो भी लोग हैं यहाँ तक, इस स्टेज तक, ये लोग प्रकाश की दोनों घटनाओं जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इन दोनों को समझाने में अभी भी कामयाब नहीं हुए हैं। अब कुछ समय के बाद मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट आए, उन्होंने इस बात को कहा कि जो प्रकाश होता है ये तरंग की प्रकृति में न होकर ये कणों की प्रकृति का होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ फोटोन पार्टिकल्स।
ये फोटोन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। प्रकाश की प्रकृति कण की होती है। जब उन्होंने ये बात बताई तो इसके आधार पर, चूंकि इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों को भली भांति समझा दिया गया। लेकिन जो हाइगन ने जिन घटनाओं को समझाया था उनको समझाने में असफल रही। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, इनको प्लैंक के अनुसार समझाने में असफल हैं। प्लैंक के अनुसार केवल 2 घटनाओं को समझाने में सफल हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। अब ऐसा कुछ मामला आया कि हाइगन और मैक्सवेल ने इन घटनाओं को समझाया और इन्होंने इन दोनों घटनाओं को समझाया। अब फिर लोगों ने बैठकर सलाह मशवरा की, सभी फिजिसिस्ट ने, उन्होंने कहा कि अपन ऐसा मानते हैं कि प्रकाश ऐसी एक मॉडल बनाते हैं कि प्रकाश की ड्वेल नेचर है, द्वैत प्रकृति कहलाएगी। प्रकाश की आवृत्ति जब अत्यधिक होगी, अधिक होगी, तब प्रकाश का नेचर कण की तरह होगा, यानी फोटोन से मिलकर बना हुआ माना जाएगा कि जैसा व्यवहार करेगा वो। और जब प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो तरंग की तरह होगा। और ये बात बिल्कुल सहमति से लागू हुई और इसको बोलते हैं अपन आधुनिक मत, प्रकाश का आधुनिक मत। तो बात निकल के ये आती है कि प्रकाश के दो प्रकृति हो गई, एक तो तरंग जैसी हो गई और एक कण जैसी हो गई। तो प्रकाश की कण जैसी प्रकृति को समझाने के लिए, यानी क्वांटम, यानी प्रकाश की जो ऊर्जा है, प्रकाश जिससे मिलकर बना हुआ है वो फोटोन कणों से मिलकर बना हुआ है। और एक फोटोन की ऊर्जा h होती है। 2 फोटोन से मिलकर बना हुआ तो 2h होगी, 3 फोटोन से मिलकर बना हुआ 3h होगी, 100 फोटोन से होगा 100h होगी, 1000 फोटोन से मिलकर बना हुआ 1000h होगी, 1 लाख फोटोन से मिलकर प्रकाश आपके पास है कोई भी तो उसकी ऊर्जा 1000h होगी। वेरी गुड। अगर n फोटोन से मिलकर बना हुआ है तो उसकी ऊर्जा nh होगी। यानी ये मैक्स प्लैंक के अनुसार ये जो ऊर्जा है, प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो क्वांटम नेचर में होती है, h के गुणक में होती है कि इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। ये बात सामने आई और इस बात की पुष्टि के लिए, इस बात को समझाने के लिए, पहले तो इस बात को समझाने के लिए कि प्रकाश फोटोन की तरह होता है, क्वांटम नेचर का होता है, इस बात को समझाने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को भी जरा देख लें एक बार, क्योंकि अपने ये कोर्स में भी है और अपन पढ़ेंगे भी इसको। तो जो आप देख पा रहे होंगे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आप देख पा रहे होंगे। एक इसमें आइसोलेटेड ये जो मैंने बनाया है एक एटम है ये, और एटम में 2 8 जैसे आप जानते हैं n = 1, n = 2, n = 3 में इलेक्ट्रॉन्स वितरित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो वितरित होते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये, और आप देख रहे हैं आंतरिक जो कक्षाएं भी होती हैं और बाहरी कक्षा भी होती हैं। और एक जो प्रभाव है वो है कॉम्पटन प्रभाव, आप देख पा रहे हैं। इन दोनों चित्रों को जरा ध्यान से देखिए आप। दोनों चित्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों, यानी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन देखिए आप, 2 8 और बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आंतरिक कक्षाएं हैं और बाहरी कक्षाएं हैं, इनको जरा आप ध्यान दें। मैं इन्हीं बात पर सिखाना चाह रहा हूँ। दोनों घटनाएं मोटा मोटी एक ही हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छी तरह पता हो। जिसको डिफरेंस पता होता है वो बच्चा काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की आवृत्ति जो होती है, यानी सबसे पहले जो प्रकाश होता है, जब आप देख पा रहे हैं इसमें आपतित फोटोन जब किसी आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तब चूंकि आंतरिक कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत शक्ति से बना होता है, उसको वहां से हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो आपने फोटोन डाला है उस फोटोन की जो भी ऊर्जा है hν, nhν, उस ऊर्जा, जो भी कुछ ऊर्जा का अमाउंट है उसका, उस ऊर्जा को ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अवशोषित करेगा। और जब अवशोषित कर लेगा तो अवशोषित पूरा उसकी पूरी संपूर्ण होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी है उसको पूरी को ग्रहण कर लेगा, और तब वहां से ये उस ऑर्बिट को छोड़कर वहां से निकल जाएगा और जो फोटोन है वो डेड हो जाएगा। और सारी ऊर्जा लेकर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सारी ऊर्जा को लेकर आगे 12 MV काइनेटिक एनर्जी से दौड़ पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं। इसके विपरीत देखिए आप, फोटो क्वांटम इफेक्ट में क्या होता है
जो आपतित फोटोन है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जो इंसिडेंट लाइट है, आपतित जो विकिरण है, जब वह आउटर मोस्ट यानी बाह्यतम कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ध्यान देना है आपको, जब बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो चूंकि बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से कम शक्ति से बंधे होते हैं, इसलिए आपतित फोटोन की थोड़ी सी ऊर्जा को पाकर ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिक को क्विट कर देगा, अपनी कक्षा को क्विट कर देगा, छोड़ देगा। तो शेष थोड़ी सी ऊर्जा आपतित फोटोन की थोड़ी सी ऊर्जा को लेकर ही यह उसको अपनी कक्षा को स्थान को क्विट कर जाएगा। शेष ऊर्जा का जो नाभिक पे जो आपतित फोटोन पे ऊर्जा जो रह गई, थोड़ी कम होगी पहले से, लेकिन उससे जो फोटोन है वो अन्य दिशा में प्रकीर्णित हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो आपतित फोटोन की जैसे डाला, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा पाकर निकल गया और निकलने के बाद शेष ऊर्जा जो थोड़ी बहुत ऊर्जा रह गई आपतित फोटोन की, वह किसी दूसरी दिशा में जाएगा क्योंकि उसके पास ऊर्जा है इसलिए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से जो टक्कर हो, इसमें दो चीज़ आप नोट कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से जब टक्कर हो रही है, इलेक्ट्रॉन चूंकि एक पार्टिकल है, एक कण है, जब इलेक्ट्रॉन से जब टक्कर हो रही है तो टक्कर, इलेक्ट्रॉन कण है ये निश्चित है, तो फोटोन भी कण जैसा होगा तभी टक्कर हो सकती है, अदरवाइज टक्कर नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये सिद्ध हो रहा है कि जो प्रकाश है आपतित वो फोटोन कणों से मिलकर बना हुआ है, तभी ये घटना संभव है, नंबर एक। नंबर दो, ये चीज सीख पा रहे हैं आप कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो ये है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षाओं से टकराता है और कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता फोटोन की टकराने की प्रायिकता बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से होती है, जिससे कि जल्दी से ऊर्जा उसने पिकअप की, ली और बाहर निकल गया, और शेष ऊर्जा से जो फोटोन है वो किसी दूसरी दिशा में उसको जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास एनर्जी है। ये दो इफेक्ट। तीसरा, दोनों में ये आपने देखा, तीसरा जो इसमें जो आपको प्रयोग का वर्णन पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका के विकिरण। आप ये चीज देख पाएंगे आप, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका के का उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, ये इसमें पढ़ेंगे। इसका मुख्य प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आप जो बेसिक चीज जानेंगे, फंडामेंटल चीज जानेंगे, हालांकि आप ब्लैक बॉडी को काफ़ी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। ब्लैक बॉडी माने ऐसी कोई फिजिकल बॉडी, ऐसी कोई फिजिकल पिंड जिस पर कि अपन किसी भी लैम्डा का प्रकाश डालें, आपतित कराएं, तो वो उसको अवशोषित कर ले, उस प्रकाश को संपूर्ण प्रकाश, सभी लैम्डाओं के आपतित सभी लैम्डाओं के प्रकाश को अच्छी संपूर्ण रूप से अवशोषित कर ले, ऐसी बॉडी को अपन क्या कहते हैं, ये ब्लैक बॉडी कहलाती है। चूंकि किरचॉफ की नियम के अनुसार जो वस्तु आदर्श अवशोषक होती है प्रकाश का, सभी लैम्डाओं के प्रकाश का, वह अच्छी उत्सर्जक भी होती है। तो जब इसको गर्म करेंगे, इसको ताप देंगे, तो ये उससे जो इसने एब्जॉर्व किया है विकिरण को, वो विकिरण सारे क्या कर देगी, सभी लैम्डा के विकिरण को क्या कर देगी, उत्सर्जित। ब्लैक बॉडी का ब्लैक होना आवश्यक नहीं है, ये मिथ हो सकता है अगर आप नहीं जानते हैं तो। कृष्णिका का जरूर नहीं कि उसका रंग काला हो। सूर्य एक आइडियल ब्लैक बॉडी है क्योंकि सूर्य सभी प्रकार के लैम्डा को क्या करता है, लगातार उत्सर्जित करता है। सूर्य का, सन का जो रंग है वो कभी काला नहीं है, वो कैसा है आप जानते हैं, श्वेत है, चमकता हुआ। तो आप ये देख पा रहे हैं जैसे प्लेटिनम काजल है, ये भी एक ब्लैक बॉडी है। ये तो नेचुरल ब्लैक बॉडी हो गई, रंग काला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। अब फेरी ने भी एक लैब में कृष्णिका बनाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेरी की एक्सपेरिमेंटल कृष्णिका। ये ब्लैक बॉडी हो गई। यानी बहुत संक्षिप्त में आप ये समझ पा रहे हैं कि ब्लैक बॉडी आखिर क्या होती है। ब्लैक बॉडी एक फिजिकल पिंड होता है जो कि अपने ऊपर आपतित सभी प्रकार की लैम्डाओं के विकिरणों को, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, यानी एक आदर्श अवशोषक होता है। और जो आदर्श अवशोषक होता है किरचॉफ के अनुसार, वो आदर्श उत्सर्जक भी होता है।
तो ये आदर्श अवशोषक भी है और आदर्श उत्सर्जक भी होता है। ये इट इज़ ब्लैक बॉडी। अब ये तो जानना था, ब्लैक बॉडी से करना क्या चाहते हैं अपन? ब्लैक बॉडी से ये करना चाहते हैं कि ब्लैक बॉडी को जब किसी कृष्णिका को आप गर्म करेंगे, हॉट करेंगे, तो उससे आप देखते हो जब किसी वस्तु को अपन हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, तपन बाहर निकलती है, रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, विकिरण बाहर निकलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें बाहर निकलती हैं जिनमें ऊष्मा होती है। आप घर पे देखते हो, घर पे चूल्हे के आगे बैठते हैं आप, तो आप जैसे जैसे चूल्हे की तपन बढ़ती है, आग बढ़ती है, वैसे वैसे आपको तपन लगती है और आपको तपन दिखती नहीं है लेकिन तपन आपको महसूस होती है और आप उससे दूर हटते जाते हैं। ऐसी ब्लैक बॉडी है। तो ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपने बढ़ाया हुआ है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, गर्म किया हुआ है आपने, एक पिंड है माना कि आपका एक गोलाकार पिंड है आपके साथ, अंदर से खोखला है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, बहुत अधिक टेम्परेचर, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हैं वो आप नाप सकते हैं कि मैंने इतना टेम्परेचर इस समय इतना है मेरी ब्लैक बॉडी का। तो इस ब्लैक बॉडी से जो विकिरण बाहर निकल रहे हैं, जो तपन बाहर निकल रही है, जो गर्माहट बाहर आ रही है, जो गर्माहट के रूप में जो ऊर्जा है जो बाहर निकल रही है, तापीय ऊर्जा जो बाहर आ रही है, जो विकिरण ऊर्जा जो बाहर आ रही है, उसको आप माप रहे हैं, उसको मापना चाहते हैं कि किन किन लैम्डाओं के विकिरणों की ऊर्जा कितनी है, इसको आप मेजर करना चाह रहे हैं बेसिकली। यानी ब्लैक बॉडी, जो गर्म ब्लैक बॉडी है, जिससे जो तपन बाहर आ रही है, जो ऊष्मा बाहर आ रही है, उसकी ऊष्मा का जो ऊर्जा है, ऊष्मा में ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो एकांक आयतन में कितनी बाहर आ रही है, पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी बाहर आ रही है और किस लैम्डा परास, तरंगदैर्घ्य परास की कितनी आ रही है, इसको भी आप मापना चाहते हैं। ये अपना उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को सबसे पहले ल्यूमर और प्रिंगशैम ने एक लैब में किया और उसने एक खोखली ब्लैक बॉडी ली, गर्म की और उस ऊर्जा को उसने किसी भी यंत्र से नापा और नापने के बाद जो ल्यूमर और प्रिंगशैम ने नापा तो उसने ये एक कागज पर नोट करता गया कि इन लैम्डाओं की, अमुक लैम्डाओं की ऊर्जा इतनी है। जब ब्लैक बॉडी का तापक्रम 6000 केल्विन हो, अथवा फिर उसने चेंज किया केल्विन की ताप को 5000 केल्विन लिया, फिर एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, फिर उसने 4000 किया, फिर रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को। तो आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कि ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रा है उसको ऐसा प्राप्त हुआ। आप देख पा रहे हैं इसमें कि एक्स अक्ष पर वेवलेंथ ली हुई है जो उत्सर्जित हुई है, जो उस ब्लैक बॉडी से जो ऊर्जा बाहर आई है निकलकर, जो तरंगें बाहर आई उनकी लैम्डा एक्स अक्ष पर ली हुई है और ऊर्जा वाई अक्ष पर ली हुई है, ऊर्जा घनत्व के रूप में ली हुई है, यू लैम्डा डी लैम्डा के रूप में। तो ये देखने में आया है उसको ऐसा एक वक्र प्राप्त हुआ, किसको, ल्यूमर और प्रिंगशैम को, और इसको बोलते हैं अपन कृष्णिका का ऊर्जा स्पेक्ट्रम वक्र, जो कि फिजिक्स का एक आपका चावल है, जिसको चावल को एक चावल है ये, जिसको एक चावल को देख के पहचान लेते हैं कि आपको चावल पूरी भगोनी में पक गए या नहीं पक गए। इसलिए ये चीज़ भी, ये वक्र वो वक्र है जिसको कोई अगर आपसे पूछेगा, एक ये राइस का दाना है, अगर ये राइस का दाना अगर आपको एक इसको टेस्ट कर लिया किसी ने तो उसको ये पता पड़ जाएगी कि इस बालक को फिजिक्स आती है अथवा नहीं आती है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो आप ये देख पा रहे हैं। तो ऐसा वक्र प्राप्त हुआ उसको। अब इस वक्र को यानी आप ध्यान रखेंगे, बात है वही, आप ध्यान ये रखेंगे कि अपने पास ब्लैक बॉडी है, यानी ब्लैक बॉडी को आप सरलतम रूप से यूँ समझ लें कि आपके पास एक खोखला कोटर है, केविटी है, खोखला पात्र है, वस्तु है, और उसको आपने खूब गर्म किया है, 4000 केल्विन पहली बार किया, सपोज किया आपने, ग्राफ आपको प्राप्त हुआ, आप 4000 केल्विन पे ही देखते गए कि वस्तु के चारों ओर जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ, जो तरंगें आ रही हैं वो किस किस लैम्डा की आ रही हैं, उसको आपने नोट कर लिया और ग्राफ खींच लिया। ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ पहले लैम्डा के साथ धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है फिर नीचे आता है, यानी जो लैम्डा है मिली है आपको उसमें प्रकाश में वो ऐसी मिली, फिर ताप बढ़ाया, फिर उसका नेचर वो कि वही था, और फिर उसको और ताप बढ़ाया तो उसका नेचर, ये ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता गया। ये आपको ग्राफ, तो अब ये तो उसको एक्सपेरिमेंटल वर्क है किसका, ल्यूमर प्रिंगशैम का। अब इस एक्सपेरिमेंटल वर्क को समझाने के लिए इस चित्र को, इस कर्व को, इस प्रायोगिक रिजल्ट को समझाने के लिए थ्योरी डेवलप की जाती है।
अगर ये माने कि क्वांटम नहीं है, क्लासिकल थ्योरी के आधार पर इस चीज को समझें तो वो पढ़ेंगे पहले, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट अपना जो अभी अभी जो आप ग्राफ दिखाया है इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो बहुत अच्छा, क्लासिकल थ्योरी सही है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर एक जो मैच नहीं करेगा, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, तो क्वांटम के अनुसार ये अपन तय करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये संपूर्ण वक्र आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि जो ब्लैक बॉडी है, जो खोखला एक कोटर पिंड है जो कि आपने गर्म किया है, जब गर्म करेंगे, आपको इतना कॉमन सेंस से पता है, जब गर्म करेंगे तो उसमें अंदर क्या भर जाएगा, विकिरण तपन भर जाएगी और उसमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में विकिरण भरे होंगे। तो क्लासिकल थ्योरी के आधार पर, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया कि मैं इन ग्राफों को समझाऊंगा, और उसका नाम था वीन, WEIN। वीन ने सबसे पहले समझाने की कोशिश की, उसने हिम्मत जुटाई कि इन वक्रों को मैं समझाऊंगा। समझा हुई, उसने समझाना शुरू किया। उसने कहा कि इसमें जो विकिरण भरे हुए हैं, इसमें जो विकिरण भरे हुए हैं वह विकिरण एक गैस की भांति है। मानो कि इसमें एक गैस भरी है, गैस आप जानते हैं, उष्मागतिकी में गैस पढ़ते हैं, गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर होता है, गैस की गति होती है, अणुगति सिद्धांत से गैस जो आप जानते हैं, गैस को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब एक गैस भरी हुई है, गैस की भांति है विकिरण। और गैस को आपको पता है उष्मागतिकी से पढ़ाया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। गैसेस को जब पढ़ना होता है वो थर्मोडायनेमिक्स को लगाते हैं। तो वीन ने इस कोटर में जो गर्माहट, जो विकिरण, जो ऊष्मा भरी हुई है, जो विकिरण भरे हुए हैं, इसको एक गैस की भांति माना और ऊष्मागतिकी को लगाकर, अप्लाई कर इसने एक नियम दिया, और उस नियम के आधार पर इसको मानकर उसने सूत्र डेवलप किया एक, जो आप देख पा रहे होंगे। ये जो फॉर्मूला जो डेवलप किया है इसने, U लैम्डा D लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ5 e⁻ अल्फा अपॉन लैम्डा T। ये इसने, इसके बीच में जो बहुत बड़ी थ्योरी है उसको मैंने नहीं किया है, अपन बहुत सारांश तक बात कर रहे हैं इस समय यहाँ पर। तो ये वीन के अनुसार क्या हुआ कि वीन केवल इस सूत्र के जरिए, इस थ्योरी के जरिए, केवल इस वक्र को जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस वक्र के जो आप देख पा रहे हैं, केवल बाएं भाग, यानी कम तरंगदैर्घ्य वाले पार्ट को ही समझा पाया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वीन लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। वीन के अनुसार इस वक्र के लोअर लैम्डा वाले पार्ट वाले वक्र को ही समझाने में सफलता हासिल हुई। अब अगला वक्र, यानी जो बाद वाला वक्र है, जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, इस वक्र को, यानी उच्च लैम्डा वाले जो क्षेत्र है वक्र का, उसको समझाने में ये क्या रहा, असफल साबित हुआ। वीन ने क्या माना, जरा बताओ, वीन ने थ्योरी कौन सी मानी? वीन ने प्रकाश को क्या माना जो भरा हुआ है उसमें? उसने क्या माना? उसने एक गैस की तरह माना। और गैस पर क्या अप्लाई करते हैं? ऊष्मागतिकी। पूरी कुछ थ्योरी बनाकर उसने फॉर्मूला डिराइव किया, मैंने आपको दिखाया। इसके अनुसार इसने केवल लोअर लैम्डा वाली चीज को ही केवल समझा पाया, यानी इस भाग को समझाने में ही केवल क्या रहा, ये सफल रहा है। अब दिक्कत फिर पैदा हो गई। एक साइंटिस्ट और आगे बीच में, उन्होंने कहा नहीं मैं समझाता हूं। उनका नाम है रेले जीन्स। क्या नाम है उनका? रेले जीन्स। दो नाम है अलग अलग, दोनों को मिला रेले जीन्स। इन्होंने कहा नहीं यार, ये जो विकिरण, जो अपना केविटी है, अपना जो ब्लैक बॉडी है, इसमें जो प्रकाश है ये जो गैस की तरह नहीं है भरा हुआ। इसमें कैसे भरा हुआ? अप्रगामी तरंगों की तरह भरा हुआ है, स्टैंडिंग वेव्स की तरह व्यवहार कर रहा है। जैसे अप्रगामी तरंगें होती हैं, डोरी के एक सिरे पर जाती हैं, टकरा के वापस आती हैं, और ऊर्जा का संचरण माध्यम में उनके द्वारा नहीं होता है, जो अपन जानते हैं। यानी इसने क्या माना, इसमें जो भरा हुआ है ये अप्रगामी तरंग की तरह है। गुड, बहुत अच्छा। इसने अपना ये एजेंशन किया कि विकिरण होते हैं ये अप्रगामी तरंग की भांति होते हैं, और अप्रगामी तरंग की भांति होते हैं, और इसने इसके आधार पर अपना फॉर्मूला ड्राइव किया और सिद्धांत यूज किया, लंबी चौड़ी थ्योरी लगाई,
उसके आधार पर इसने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, और जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला ये है कि u लैम्डा डी लैम्डा समानुपाती 1/λ4 ऊष्मागत की अप्रगामी तरंग को मानते हुए, एजम्पशंस को मानते हुए, इसके आधार पर इसकी जो थ्योरी आई, इसमें इस वक्र को, ल्यूमर प्रिंगशैम के इस वक्र को जो आप देख पा रहे हैं, ये उच्च लैम्डा वाला ये जो क्षेत्र है, ये वाला केवल आगे जो उच्च लैम्डा वाले क्षेत्र है, इसको समझाने में ही ये क्या रहा, सफल रहा, और लघु लैम्डा वाले, लोअर लैम्डा वाले क्षेत्र को समझाने में ही सफल साबित नहीं हुआ। यानी वीन ने तो लोअर लैम्डा वाले वक्र के भाग को समझाया है, और रेले जीन्स ने उच्च लैम्डा वाले भाग को समझाया। एक ने ये समझा दिया, एक ने, दोनों को कोई नहीं समझा पाया। ये क्लासिकल थ्योरी के अनुसार इन्होंने, ये दोनों ने मिलकर इस अलग अलग रूप से काम किया, लेकिन मामला बैठा नहीं। पूरे वक्र को, इस पूरे वक्र को समझाने में, एज ए होल, इस पूरे वक्र को समझाने में ये क्लासिकल थ्योरी के आधार पर, जिसमें एक ने थर्मोडायनामिक्स यूज की, गैस की तरह माना, और एक ने अप्रगामी तरंगों की तरह माना, दोनों प्रकार से ये फेल साबित हुए। फिर उसके बाद जो काम हुआ है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर जो काम हुआ है वो काम आप क्वांटम मैकेनिक्स में इस समय पढ़ रहे हैं, उसी के लिए ये किताब बनी हुई है। प्लांक ने कहा नहीं, नो, इसमें विकिरण जो भरे हुए हैं, इसमें केविटी जो है, ये वाली केविटी में जो अंदर जो विकिरण भरे हुए हैं, यह एक विद्युत चुंबकीय, यानी इसकी जो दीवारें हैं पात्र की, वो विद्युत चुंबकीय दोलक की भांति हैं, विद्युत चुंबकीय दोलित्र हैं। ये ऊर्जा का अवशोषण भी कर रहे हैं और ऊर्जा का क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन भी कर रहे हैं। और इनके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन जो होता है वह है E बराबर h न्यू, यानी किसी गुणांक में होगा, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू। यानी मैक्स प्लैंक ने ये माना कि कोटर की जो दीवारें हैं ये एक विद्युत चुंबकीय दोलित्र की भांति हैं, और विद्युत चुंबकीय दोलित्र की जो ऊर्जा होती है वह हमेशा क्वांटम में होती है, डिस्क्रीट होती है, विविक्त होती है। E बराबर NH न्यू। तो इसने इस एजम्पशंस को लेकर, इस परिकल्पना को लेकर कि क्वांटम ऊर्जा होती है, ऊर्जा विविक्त होती है, विविक्त ऊर्जा को मानते हुए, क्वांटम थ्योरी को मानते हुए इसने अपना बहुत बड़ा काम किया, डेरिवेशन किया। और आप फिजिक्स थर्ड ईयर में आ गए हैं, आपको पता है सेकेंड ईयर में भी, आप केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं जिक्र आता रहता है, फिजिक्स में बहुतायत मात्रा में आता है। और जिस बच्चे को ये सूत्र नहीं पता है वो बच्चा आज के बाद इस सूत्र को हमेशा याद रखेगा, U लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, 1/e की पावर h न्यू अपॉन kt -1, और ऊपर साथ में क्या है, d न्यू। ये फॉर्मूला जो है ये हर बच्चे की मस्तिष्क में कंठस्थ होना चाहिए। ये वो राइस है, ये वो राइस है जिसको देखकर, एक चावल के दाने को देखकर अपन क्या करते हैं, ये पहचान लेते हैं कि बच्चे को फिजिक्स कितनी आती है। U लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, डी न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन kt -1। ये इसको आप आज पढ़ते वक्त 2-3 बार रिपीट कर कर इसको कंठस्थ कर लेंगे। ये मैक्स प्लैंक के द्वारा ऊर्जा को क्वांटम मानते हुए ये फॉर्मूला प्राप्त किया है। इस फॉर्मूले से आप लोअर लैम्डा रख दो, इसमें उच्च लैम्डा रख दो। जब लोअर लैम्डा यूज करेंगे आप इसमें, तो आपको ये जो बाईं तरफ वाला वक्र प्राप्त हो जाएगा। जब उच्च लैम्डा रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो आपको ये दायां भाग प्राप्त हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले के जरिए आपको दोनों प्रकार के ये वीन्स और रेले जीन्स की थ्योरी जो क्लासिकल है वो दोनों प्राप्त कर सकते हैं। सारांश क्या हुआ? सारांश ये हुआ कि क्वांटम थ्योरी जो है वो एक नटसेल में बहुत अच्छी थ्योरी है, और उसी थ्योरी के माध्यम से इसको समझा जा सकते हैं। क्लासिकल जो थ्योरी होती है वो, यानी वीन्स और रेले जीन्स की जो थ्योरी है क्लासिकल वाली, जो यूज़ करते हुए उन्होंने काम किया है, वह इसके ही पार्ट हैं दोनों। लोअर लैम्डा पे वीन है, उच्च हायर लैम्डा पे रेले और जीन्स हैं। पहला प्रश्न आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लें कि
क्वांटम भौतिकी का उपयोग करते हुए ब्लैक बॉडी रेडिएशन कृष्णिका के उत्सर्जनी स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए तथा प्लैंक के फॉर्मूले को व्युत्पन्न कीजिए तथा इसके द्वारा वीन्स और रेले-जीन्स के फॉर्मूलों को प्राप्त कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैं समझता हूँ चूँकि जो डेरिवेशन वाला पार्ट है उस पार्ट को वो जो पार्ट है डेरिवेशन वाला पार्ट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये होता है कि आप उसके बारे में ओवरव्यू क्या जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या जानते हैं, उसको कितना डीपली आप जानते हैं। तो आप जो चीज़ आज सीख पाए हैं, यहाँ पर जो चीज़ जान पाए हैं वो ये है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। इस बात की पुष्टि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के द्वारा होती है। और दूसरी जो चीज़ आप सीख पाए हैं वो ये सीख पाए हैं कि प्रकाश जो होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो फोटोन कणों की ऊर्जा के मल्टीपल में होती है। एक फोटोन होगा एचनी होगी, 2 फोटोन होंगे 2 एचनी होगी। इस प्रकार ऊर्जा एक सतत न होकर कैसी होती है, हमेशा ऊर्जा प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश में ऊर्जा जो निहित होती है वो विविक्त होती है। इस बात का सबूत आपने देखा और इस बात के सबूत को मानते हुए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा। और मैं समझता हूँ कि इसको आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। जब जैसे क्लास शुरू हो जाएंगी इसका डेरिवेशन इत्यादि करेंगे, या आपको डेरिवेशन आप बुक्स में लिखा हुआ है या आपको जैसे PDF फाइल में आपको सेंड कर दें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई डाउट है, आपका नीचे कमेंट बॉक्स है, इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप इसको अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इसमें ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, जिनके पास ग्रुप में नंबर का व्हाट्सअप नंबर नहीं है, उनको आप उनके परिवार में कहीं भी किसी भी तरीके से आप उसको शेयर करें, इसको लाइक करें। और जो भी क्वेरीज़ हैं उनको आप इसमें और उसको कैसे मीनिंगफुल और अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके से, चूँकि इतने कम समय में इतनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को जानना जो किताबों में से पढ़कर आप नहीं जान सकते, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरा उद्देश्य यही है कि आप कॉन्सेप्ट्स को सब फंडामेंटल जो है उस पर जो किताबों में आपने किताबों में डेरिवेशन आप पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल है, जो उसकी नैनो चीज़ें हैं, जो उसकी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, उनको आप जानने में असफल रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो फंडामेंटल और उसका जो ओवरव्यू और उसकी मेन फाइंडिंग्स आपको मैंने समझा दी। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको किताब बुक लेकर पढ़ना शुरू करेंगे और कोई क्वेरीज है तो आप मेरे से पूछेंगे। नेक्स्ट का वीडियो जब भी आपको डालेंगे तो उसमें आगे की बात, लेकिन आप तभी सीख पाएंगे जब मेरे सारे वीडियोस को क्रम सीरियल से आप देखेंगे। पहला वीडियो आया था, ये दूसरा है, शायद तीसरा है, ये इसके आगे अपन और डालेंगे इस तरीके से। थैंक्स वेरी मच।